हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इसके 3 वीडियो थे, ये लास्ट है। इसके बाद हमारा ये टॉपिक इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारे कुछ टर्म्स बताने को बचे थे आपको और कुछ इंडेक्स बचे थे, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। इसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले के 3 वीडियो इन्फ्लेशन के देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं पहले अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अजय वॉरियर। क्या नाम है? अजय वॉरियर। तो आज हम देखेंगे इन्फ्लेशन में, देखेंगे डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स और हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। देखिए फ्रेंड्स, एक व्यापार चक्र होता है, ठीक है, ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल में क्या होता है, जब व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो हम आर्थिक गतिविधि करते हैं उसमें उतार या चढ़ाव आता है। कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है, कभी काफ़ी तेज व्यापार चलता है, कभी बहुत स्लो हो जाता है। तो जब व्यापार चक्र चलता है तो इस ये मंदी और ये सब आता रहता है, तो इसको हम अपना व्यापार चक्र कहते हैं। देखिए, जब क्या होता है, कीमतें बढ़ती हैं चीज़ों की, तो इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन की भी जब पीक हो जाती है तो उसके बाद डिसइन्फ्लेशन आने लगता है, यानी कि मांग वगैरह में कमी होने लगती है, स्लो डाउन होने लगता है। उसके बाद डिफ्लेशन आता है। उसके बाद आपका रिसेशन आ जाएगा, है ना। फिर क्या होता है, हमारी रिकवरी होती है और फिर रिकवरी के बाद फिर इन्फ्लेशन आता है। तो इस तरीके से एक व्यापार चक्र चलता जाता है, कमी आती है, तेजी आती है। तो इसमें से कुछ टर्म्स मैंने आपको पढ़ा दी थी, कुछ टर्म्स आज हम देखेंगे। तो देखिए, पहले डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति में कमी। देखिए, जब सरकार देखती है मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई तो मुद्रास्फीति में वो नियंत्रण करती है, तो नियंत्रण का परिणाम होता है डिसइन्फ्लेशन। क्या होता है ना, जब वस्तुओं की कीमतें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ थी 100 रुपए की, लेकिन अब कितनी 200 या 300 की हो गई है, तो कुछ लोग तो जो होंगे वो उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या होगी, उसकी मांग में कमी आ जाएगी। मांग में कमी आ गई, अब मतलब कम लोग उसको मांग रहे हैं कि हमें खरीदने के लिए। तो क्या होगा ना कि मुद्रास्फीति दर भी कम होने लग जाएगी, है ना, क्योंकि अब कीमतें बढ़ नहीं सकती क्योंकि मांग कम हो गई है। तो धीरे धीरे मुद्रास्फीति दर में कमी आने लगती है, इसको हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी मुद्रास्फीति होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मांग इतनी बढ़ जाती, सॉरी, कीमत इतनी बढ़ जाती है कि मांग कम होने लगती है बस चीज़ों की। अब दूसरा हम देखेंगे डिफ्लेशन क्या होता है, मुद्रा संकुचन या अविस्फीति। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समान स्तर से नीचे घटने लगती हैं तो ये स्थिति अविस्फीति है। इस स्थिति से में आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है। देखिए, अगर किसी चीज़ें हैं 10, ठीक है, उसको लेने वाले सिर्फ 5 लोग ही हैं, ठीक है, 10 चीज़ें हैं, लेकिन लेने वाले सिर्फ 5 ही लोग उसको खरीदने आ रहे हैं। तो क्या होगा कि अब तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे, है ना। तो जब वस्तुओं की कीमतें समान स्तर से भी नीचे आ जाए, मान लो 100 की उसकी बनने की कीमत है, लेकिन अब वो उससे भी कम 80 में आ गया, है ना, उससे भी कम कीमतें हो जाए, तो क्या कहते हैं हम, डिफ्लेशन आ रहा है, अविस्फीति आ रही है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन या अविस्फीति। अब फ्रेंड्स, कुछ और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ ताकि एग्जाम में आए तो आप उनको कर लेंगे। तो देखिए, मुद्रास्फीति जाल क्या होता है, जब मजदूरी दर में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हो तथा मुद्रास्फीति दर में वृद्धि से मजदूरी दर में वृद्धि हो, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति जाल कहते हैं। देखिए, अगर क्या होता है, लोगों की मजदूरी या फिर जो सैलरी है वो बढ़ाने लग जाए, सैलरी बढ़ाने लग जाएगी तो लोग बढ़ने लग जाएगी तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी, है ना। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, लोगों को सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी पहले से, तो मजदूरी दर बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक मुद्रास्फीति जाल, इन्फ्लेशन ट्रैप हो गया। तो इसको कहते हैं मुद्रास्फीति जाल। इस तरीके से एक तरलता जाल भी होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। लिक्विडिटी ट्रैप, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी फ्रेंड्स वो मैं आपको लगभग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब बता दी है, कुछ और भी बता देती हूँ। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जैसे जब सरकार होती है तो वो क्या करती है, तरलता बढ़ाती है, तरलता बढ़ाती है। तो अगर जो लोग होते हैं ना, वो मुद्रा को, वो तरलता इसलिए मार्केट में बढ़ाती है कि लोग निवेश करें, इन्वेस्ट करें। लेकिन जब लोग इन्वेस्ट करने की जगह उसको मतलब इकट्ठा करना स्टार्ट कर दे, बचत करना स्टार्ट कर दे, इन्वेस्ट ना करे, तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। गवर्नमेंट तो मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ रही है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा, उसका इन्वेस्ट नहीं हो रहा, निवेश नहीं हो रहा, उसको लोग बचा के अपने घरों में अपने पास रख रहे हैं। तो ये एक लिक्विडिटी ट्रैप हो गया कि लिक्विडिटी बढ़ाने के बावजूद भी हमारा इन्वेस्ट नहीं बढ़ रहा है। और जो लोग होते हैं वो अपने पास धन जमा क्यों करते हैं, क्योंकि जो ब्याज दर होती है ना,
जो वो शून्य हो जाती है, ठीक है। ब्याज दर अगर बहुत ही कम हो जाए तो लोग पैसा अपने पास रखने लगेंगे बैंकों की जगह। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपना रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ रही, तो उसको हम कहते हैं तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है आईआईपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो इंडस्ट्री में जो हम प्रोडक्शन करते हैं ये उसका इंडेक्स है, ठीक है। यह सूचकांक एक नियत अवधि में चयनित औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में परिवर्तन को व्यक्त करता है, अर्थात ये औद्योगिक निष्पादन का पैमाना है। ये जो हमारा इंडेक्स है ये इसलिए निकाला जाता है कि जो हमारा औद्योगिक उत्पादन हो रहा है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है, हमारा कितना औद्योगिक निष्पादन हुआ है ये देखते हैं। इसकी गणना जो है वो मासिक आधार पर सीएसओ करता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी गणना कौन करता है, तो सीएसओ करता है। और इसके अंदर 3 चीज़ें हम लेते हैं, ठीक है। इस आईआईपी के अंतर्गत वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटते हैं। पहली विनिर्मित उत्पाद, दूसरी खनन, तीसरी विद्युत। अगर पूछा जाए कि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है इसमें, तो विनिर्मित उत्पाद का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है 77%। जो खनन है उसका 14% है और विद्युत का 7% है। तो 3 चीज़ों को हम देखते हैं, क्योंकि देखिए जब कोई इंडस्ट्री होगी तो उसमें ये लाइट हो गया और खनन हो गया, विनिर्मित उत्पाद हो गया, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इनको हम इनके आधार पर हम निकालते हैं। आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 है। मैंने आपको बताया था बेस ईयर वो लेते हैं कि उस साल के हिसाब से आज के साल में कितना परिवर्तन हो गया है ना। तो उस और आधार वर्ष ऐसा लेते हैं जिस साल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हुआ हो, तो हमने इसका आधार वर्ष है 2011-12। आईआईपी के अंतर्गत वस्तुओं का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण निम्न है, मतलब इसका उपयोग के आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं, जैसे प्राथमिक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं वो हो गई जो मतलब अभी प्रोसेस में है, पूंजीगत वस्तुएं, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण संबंधी वस्तुएं, ठीक है, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं और समान उपभोग वस्तुएं। ये जो है इनका हम उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण भी करते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, आईआईपी में 8 प्रमुख उद्योगों का भारांश जो है वो 40% है। आपको पता है 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है, तो वो होती है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। देखिए कोई भी इंडस्ट्री के लिए हमें इन चीज़ों बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें 8 कोर इंडस्ट्री कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस में है, तो रिफाइनरी जो है उसका सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज आता है 28%। लास्ट है आवास मूल्य सूचकांक, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है, इसका उद्देश्य आवासीय संपत्तियों की कीमतों में उतार चढ़ाव को देखना है। देखिए जो हमारे घर वगैरह हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें क्या चेंज आया है, जो किराया है, रेंट है, उसमें क्या चेंज आया है, वो हम देखते हैं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। इसे राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। जो हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक है वो इसे निकालता है। इसे एनएचबी रेसिडेक्स भी कहा जाता है और इसका आधार वर्ष है 2012 और 13। तो आज हमारा इन्फ्लेशन जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, आप बता दीजिए कौन सा देखेंगे, आप बता दीजिए आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। एंड थैंक यू सो मच।